जाति के आधार पर। किसके आधार पर? जाति के आधार पर दो प्रकार होते हैं, सजातीय और विजातीय। क्या क्या होते हैं? सजातीय और। तो देखो, जो एक ही समान जैसे अ, ई और उ से मिलकर जो बने होते हैं, जैसे आ, बड़ा ई और बड़ा उ, ये क्या कहलाते हैं? सजातीय। तो आपसे सजातीय स्वरों की यदि संख्या पूछी जाए, उसका अर्थ क्या है? 6। कितने सजातीय हैं? 6। 1 2 3 4 5 और 6। विजातीय के आधार पर यदि संख्या पूछी जाए तो बाकी जो 5 बचेंगे, चाहे वह री हो, ए, ओ और औ, ये क्या कहलाते हैं? विजातीय। ठीक है, तो ये लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। और अगला हमारा स्वर का वर्गीकरण है ओष्ठ की आकृति के आधार पर। किसके आधार पर? ओष्ठ की आकृति। तो देखो, पहले समझ लो, उसके बाद लिखोगे। जैसे जिन वर्णों के उच्चारण में हमारा जो होठ है वह ऐसे गोल हो जाएगा, वो क्या कहलाएंगे? वृत्ताकार। क्या कहलाएंगे वो? और बाकी क्या कहलाएंगे? जिसमें हमारा होठ गोल ना होके चपटा रहे, जैसे वैसे ही रहेगा, तो वो क्या कहलाएंगे? अवृत्ताकार। क्या कहलाएंगे? अब ऊ बोलकर देखो, ऊ का उच्चारण करो। ऊ पूरा गोल दिख रहा है होठ, तो क्या होगा? ये वृत्ताकार। ऊ के बाद ऊ, बड़ा ऊ। बड़ा ऊ में भी आपका होठ क्या हो जाएगा? गोल। ओ और औ, और बाकी क्या कहलाएंगे? हमारे अवृत्ताकार। जैसे अ, आ, ई, रे, ए, ठीक है। व्यंजन दो शब्दों से मिलकर बना है, वी धन अंजन। ठीक है, किससे किससे मिलकर बना है? वी धन अंजन। और वी का अर्थ होता है, वी संस्कृत का उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है विशेष। जिसका अर्थ क्या होता है? विशेष। और अंजन का अर्थ होता है उच्चारण। तो ऐसे वर्ण जो विशेष रूप से उच्चारित किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी न किसी प्रकार की रोक या बाधा उत्पन्न हो, वे क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? व्यंजन। तो याद रखना, व्यंजन किसे कहते हैं हम लोग? ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से, किसकी सहायता से? उच्चारित होते हैं। पहली बात। दूसरी बात, ऐसे वर्ण जो उच्चारण के समय अवरोध के साथ जो के जगह में लिखना जिनकी ध्वनि। ठीक है, उच्चारण के समय अवरोध या रोक के साथ उत्पन्न हो, क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो चलो देखो, व्यंजन के प्रकार हम एक प्रकार देखेंगे इसका, किसके आधार पर? अध्ययन की सरलता के आधार पर। किसके आधार पर? अध्ययन की सरलता।
किसके आधार पर? अध्ययन की सरलता के आधार पर। और दूसरा प्रकार देखेंगे हम लोग उच्चारण के आधार पर। किसके आधार पर? और तीसरा प्रकार देखेंगे हम लोग रचना के आधार पर। किसके आधार पर? ठीक, तीन आधारों पर देखेंगे व्यंजन को। एक रचना के आधार, किसे कहोगे जी? मूल व्यंजन। मूल व्यंजन की संख्या है 33। कितनी है? फिर आ जाता है हमारा द्विगुण, स्पृष्ट, इनकी संख्या है 2। 33 और 2 35। और साथ में अगला आएगा हमारा संयुक्त व्यंजन। क्या आएगा? और इनकी संख्या है 4। ठीक है, बाकी को हम लोग अलग अलग करके देखेंगे। तो पहले रचना के आधार पर लिख लो, फिर हेडिंग डालोगे अध्ययन की सरलता के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। शुरू होता है व्यंजन क। क के बाद बोलते चलोगे, क के बाद ख, ख के बाद ग के बाद और घ के बाद। ठीक, कहां बिंदु लगाऊं? बाजू में। ठीक, अंगा के बाद, च के बाद, छ के बाद, ज के बाद, झ के बाद। ठीक, इसके बाद त, त के बाद थ, थ के बाद ड, ट ठ ड ढ, फिर अण, फिर त के बाद, थ के बाद, द के बाद और ध के बाद, फिर प के बाद फ के बाद म के बाद। ठीक, तुमको याद रखना है, मैं याद नहीं रखूंगा तो भी चलेगा। ठीक, प फ ब भ म, क्या आएगा यहाँ पर? भ नहीं, ब। ठीक है, ब के बाद भ और भ के बाद म। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इसके बाद क्या आएगा। य के बाद, र के बाद और ल के बाद। इसके बाद कौन सा स पहले आएगा? कौन सा स पहले आएगा? तालु स। फिर कौन सा? फटकोन का। फिर ठीक है, इसके बाद छ, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक है, आया समझ में? कितने हुए? गिनती करो। 37 हो गए। ये 25 और 8 33 और 4 37। 2 तो बच गए, 2 बच गए ना। वो अड़ और ढ, पढ़ना ऐसे बोलते हो ना, तो अड़ के नीचे में, इसके नीचे में बिंदी लगा रहता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? द्विगुण स्पृष्ट बोलते हैं। तो यहां पर इसकी भी आवश्यकता नहीं है अभी फिलहाल, इसको बाद में हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब देखो अध्ययन की सरलता के आधार पर ये वाला जो वर्ग है वह क्या कहलाता है? क वर्ग। क्या कहलाता है? ये वाला जो वर्ग है वह क्या कहलाता है? च वर्ग। क्या कहलाता है? और ये वाला जो इसके नीचे वाला जो वर्ग है वह क्या कहलाता है? ट वर्ग। और इसके नीचे वाला त वर्ग और इसके नीचे प वर्ग। ठीक है, इन 25 को यहां से लेकर यहां तक
ऊपर से भी हम विभाजित करते हैं ऐसे, और ये वाले वर्ग के अक्षर क्या कहलाते हैं? प्रथमाक्षर। क्या कहलाते हैं? प्रथमाक्षर या पहला वर्ग। जैसे मैं आप लोगों को संधि पढ़ाऊंगा तो याद रखना, ये पहला वर्ग, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा और पांचवा। आप उसे संस्कृत की भाषा में ही बोल सकते हो, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, चतुर्थ वर्ग और पंचम वर्ग। ठीक है। और ये जो अक्षर है उनको क्या कहेंगे हम लोग? प्रथमाक्षर, द्वितीयाक्षर, तृतीयाक्षर, चतुर्थाक्षर और पंचमाक्षर। ठीक है। तो उसको ऊपर में लिखोगे प्रथमाक्षर, द्वितीयाक्षर, तृतीयाक्षर या तृतीय वर्ग, चतुर्थ वर्ग और पंचम वर्ग। क्या लिखोगे? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम। और इनकी संख्या कितनी है? 25। इन 25 को हम कहते हैं स्पर्शी व्यंजन। क्या कहते हैं इन्हें? आगे जब हम लोग देखेंगे कि व्यंजन का उच्चारण कहां से होता है, तब हम जानेंगे कि इनकी जो ध्वनि है वह हमारे जिह्वा के मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करने से उत्पन्न होती है। कैसे उत्पन्न होगी? विभिन्न भागों पर जब हमारी जिह्वा स्पर्श करेगी, जब टच करेगी, तभी इनकी ध्वनि उत्पन्न हो पाएगी। जैसे आप दांत को छुए बिना त की ध्वनि निकालो, जीभ से जब तक आप दांत को नहीं छुओगे तब तक आप त की ध्वनि निकालो, हो पाएगा? ऊपर वाला जो भाग है उसको कहते हैं मूर्धा। क्या कहते हैं? मूर्धा कहते हैं। तालु। अच्छा, ठीक। ई। अच्छा, च की ध्वनि कहां से आती है? तालु से। च का उच्चारण अपना जीभ को ऊपर लेकर जाओ और करो। च उच्चारित करो ऊपर से, जिनका जिनका तालु ऊपर है। च ये वाला च ऊपर करो जीभ को और उच्चारण करो। अरे उच्चारण करो भाई। च ऊपर में टच हो रहा है, जीभ हो रहा है च में। यदि हो रहा है तो ह्यूमन डिफेक्ट है। ठीक है। यदि हो रहा है आपका च बोलने पर ऊपर टच हो रहा है, मतलब क्या है? ह्यूमन डिफेक्ट है। फिर से उच्चारण करो। ज बोलो। ज कहां टच हुआ जीभ? हाँ, जीभ नीचे की ओर गया कि ऊपर की ओर? नीचे की ओर। यदि आप नहीं उच्चारण कर पा रहे हैं तो आपके उच्चारण में समस्या है। मैंने बोला ह्यूमन इफेक्ट है। ठीक है। ज बोलकर देखो। ज में कहा जा रही है जीभ? नीचे, है ना? ठीक। अच्छा, जहाज बोलो। जहाज। पहले वाला ज कहां टच किए आप? नीचे। और अंतिम वाला ज? जहाज। अच्छे से बोलो, उच्चारण सही करो। जहाज। लास्ट वाला जो ज है वो ऊपर से टच होगा और वही बाहर का वर्ण है और वही विदेशी शब्द है। कैसे पहचानोगे? जब आप सही ढंग से उच्चारण करना सीख जाओगे। ठीक है। पहला वाला ज कहां से आएगा? नीचे से आएगा। और अंतिम वाला ज कहां से आएगा? ऊपर से। तो जब ज के नीचे में ऐसा बिंदु लगता है तो मैं आगे बताऊंगा ये फारसी है, ये हिंदी का नहीं है, बाहर वाला है। तो बाहर वाले का उच्चारण उस स्थान से नहीं होगा जिस स्थान से हिंदी वाले वर्णों का उच्चारण होता है। आया समझ में? ठीक। चलो आगे देखते हैं हम लोग। या र ल व क्या कहते हैं इन्हें? अंतस्थ। क्या कहते हैं? क्योंकि ऐसा लगता है कि इनके उच्चारण में हमारी जो ध्वनि है वह कहां से आ रही है? कंठ से आ रही है। कहां से आ रही है? कंठ से आ रही है। लेकिन जिह्वा का कोई भी भाग स्पर्श नहीं करता है, याद रखना।
ठीक है, य और व दोनों को हम लोग क्या कहते हैं? अर्धस्वर। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? अर्धस्वर। ठीक। और ये जो 3 प्रकार के स हैं और उसके बाद ह, इन्हें हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं हम लोग? ऊष्म व्यंजन। क्योंकि इनके उच्चारण में जैसे ही हम उच्चारण करेंगे, हमारी जो प्राण वायु है, प्राण वायु नहीं बोलना चाहिए वैसे, दम थोड़ी निकल जाएगा, नहीं निकलेगा ना, जो हमारी श्वास वायु है वह थोड़ी सी क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। ठीक है, तो थोड़ी सी गर्म हो जाती है उच्चारण के समय। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। किन्हें कहते हैं? इन चारों को, स, श, श और ह। ठीक है, अंतस्थ और इसके बाद ऊष्म। अच्छा, ये वाले स का उच्चारण कहां से होता है? कहां से होगा? अरे ये वाला स, पहला वाला स कहां से उच्चारित होगा? और दूसरा वाला स, दूसरा वाला मूर्धा, और तीसरा वाला दंत। अरे उच्चारण करके देखो, सलजम। सलजम में जीभ कहां जा रही है आपकी? सबसे पहले ऊपर। कहां पहुंच गए फिर? सलजम, सलजम, सलजम। पहले वाले स की बात है। सलजम कैसे लिखते हो? स, सलजम का स बोल रहा हूं मैं। सलजम कहां जाएगी जीभ? तालु। अच्छा, षटकोण बोलो, कहां जा रही है जीभ? मूर्धा, ऊपर। और संदीप बोलो, संदीप, संदीप का स। ठीक है, तो संदीप बोलो, कहां जा रही है जीभ? दांत में जा रही है। कहां जा रही है? दांत। टच करके देखो, बोल कर देखो। ठीक, हाँ, तो ये दंत स है। तो आज से क्या बोलोगे? तालु स, मूर्धा स और दंत स। या उच्चारण के आधार पर उच्चारण के आधार पर वर्ण कितने होते हैं? तो 44। कितने होते हैं? जिसमें से 11 स्वर और 33 क्या होते हैं? हमारे व्यंजन। क्या होते हैं? व्यंजन। यदि आपसे मूल व्यंजन की संख्या पूछा तब आप बोलोगे 35। कितने बोलोगे? 35। यदि आपसे पूछता है उच्चारण के आधार पर मूल व्यंजन की संख्या कितनी है, तब आप बोलोगे 33। क्या बोलोगे? 33। ठीक है, जैसे फिर से लिखो, क के बाद ख, ख के बाद क्या होगा? ग के बाद घ के बाद, ठीक, इसके बाद च, छ, ज, झ और फिर ट, ठ, ड, ढ और अण, त, थ, द, ध, न और प, फ, ब, भ। ठीक, इसके बाद य, र, ल, व और उसके बाद, ठीक, ठीक है। तो देखो, इनका जब उच्चारण करते हो, किनका? ये नीचे वालों का। उच्चारण करके देखो, श 3-4 बार बोलोगे तो ऐसा लगता है जान ऐसे बाहर आ जाएगा, है ना? 3-4 बार जोर से बोल गए, हाँ ऐसे बोल, है ना? जोर लगाना पड़ता है अंदर से।
बहुत तकलीफ होती है उच्चारण करने में, होता है कि नहीं? अरे बोल कर देखो, ह 2-4 बार बोलोगे तो ऐसा लगेगा सही ढंग से उच्चारण कर रहे हो, तो पूरा जो सांस है वो फूल गया, है ना? तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? संघर्षी। क्या कहते हैं? संघर्षी, क्योंकि जोर देना पड़ता है। या फिर उच्चारण के लिए हमें क्या करना पड़ता है? संघर्ष। उच्चारण के आधार पर इनका उच्चारण करके देखिए, च, इसमें भी ऐसा लग रहा है थोड़ा सा जोर देना पड़ रहा है, और साथ साथ ये स्पर्शी भी थे, तो इसे हम लोग कहते हैं स्पर्श संघर्षी। क्या कहते हैं इसे? किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ठीक है, बाकी हम लोग देखते हैं ये जो 25 थे, अब कितने बचे? 4 चले गए तो, और 5 ये, इनको भी हटा दो बाजू वालों को, तब कितने बचे? 16। तो ये जो 16 बचते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? उच्चारण के आधार पर स्पर्शी व्यंजन। किसके आधार पर? ठीक है, किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर। इन 5 को एक साथ हम लोग कह देते हैं पंचमाक्षर। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पंचमाक्षर। ठीक, क्योंकि इनके उच्चारण में हमें अपने नाक से भी ध्वनि निकालनी पड़ती है। देख लो, अंगा, इया, अणा, है ना? तो नाक से ध्वनि निकलती है। कहां से ध्वनि आएगी? नाक से। ठीक है, अब य और व का उच्चारण करके देखो, य व, है ना? तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी संघर्ष करना पड़ा तो इसे हम लोग बोलते हैं संघर्षहीन। क्या कहते हैं? संघर्षहीन व्यंजन। ठीक है, और साथ में हमारा बच गया र और ल। कौन कौन से बचे हैं? र और ल। र का उच्चारण करो जोर से, र। देखते हो हमारी जो जीभ है वो नीचे तालू पर स्पर्श करते हुए ऊपर की ओर जाती है। देखो, र, और जाकर मूर्धा से टकराती है। र, जोर से उच्चारण करके देखो, र, सही ढंग से उच्चारण करो, है ना? तो जीभ जो है वह क्या होती है? लुढ़क कर जाती। क्या होती है? लुढ़क कर जाती है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं? इसीलिए हम इसे कहते हैं लुंठित व्यंजन। क्या कहते हैं? लुंठित। क्या कहेंगे? लुंठित। और र का उच्चारण करोगे तो ऐसे लगता है जैसे थोड़ा सा कंपन हो रहा है। र, है ना? जोर से उच्चारण करके देखो, र, कंपन हो रहा लगता है। पीछे लिखने में ध्यान नहीं देना है, उच्चारण में ध्यान देना है। उच्चारण रहेगा तो याद रहेगा, और उच्चारण नहीं रहेगा तो आगे पाठ पीछे। ठीक है, तो लुंठित या क्या कहते हैं इसी को? प्रकंपित। प्रकंपित इसलिए क्योंकि यह क्या होता है? कंपन होता है, कंपन। ठीक है, ल में मैं बता रहा हूं अभी, ल की जो ध्वनि है आप निकाल कर देखिए, ल, ऐसा लगता है जैसे जो जीभ है पूरा ऐसे गोल हो गया है, ल, और जो हमारी जो श्वास वायु है वह जीभ के बाजू से निकल रही है। उच्चारण करके देखो, ल।
तो दोनों पार्श्वों से हवा निकलने के कारण जो हमारी श्वास वायु है वह दोनों जीभ के बगलों से आती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन। क्या कहते हैं इसे? ठीक है, क्योंकि श्वास वायु जिह्वा के दोनों बगलों से निकलती। स्पृष्ट व्यंजन इसी में लिखोगे। द्विगुण स्पृष्ट व्यंजन या फिर उत्क्षिप्त व्यंजन, इसे क्या कहते हैं हम लोग? उत्क्षिप्त। और इसे ही कहते हैं हम लोग ताड़न जात। ठीक है, क्या कहते हैं? ताड़न जात। और इनकी संख्या है 2, एक अड़ा और एक। ठीक है, ऐसे व्यंजन जो ट वर्ग के ड और ढ के नीचे बिंदु लगाने से बने हों और जिनके उच्चारण में मुख के साथ साथ किसका प्रयोग होता है? जीव मुख के साथ साथ नाक का भी प्रयोग होता है। अड़ ढ, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? ताड़न जात या उत्क्षिप्त। जैसे ही आप इनका उच्चारण करोगे, उच्चारण करने के लिए आप अपनी जिह्वा को पलट कर मूर्धा पर मारते हो। देखो, अड़, जीभ को जोर से पलट कर कहां मारोगे? मूर्धा में। मूर्धा मैंने बताया कहां होगा? ऊपर। आप उच्चारण करके देखो, अड़, जोर से पलट कर आप कहां मारोगे? मूर्धा पर। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त का अर्थ होता है उछाला हुआ। क्या होता है उसका अर्थ? तो जीभ को उछालते हो, इसलिए क्या कहते हैं इसे? उत्क्षिप्त। किसको उछालोगे? जिह्वा को। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त। और ताड़न जात, जैसे बिजली चमकती है। तड़ित चालक का नाम सुने हो, साइंस वाले? ठीक है, तो तड़ित चालक जैसे रोकता है बिजली को, वैसे ही हम लोग, ताड़न मतलब होता है बिजली। तो बिजली के चमकने के समान हम जोर से झटका देते हैं, है ना? बिजली भी जोर का झटका देती है। यदि विश्वास नहीं है तो 2 ठो नंगी तारे लेकर पीछे साइड को आप छू कर देख सकते हैं, जोर का झटका मिलेगा कि नहीं। ठीक है, तो वैसे ही झटका कौन देते हैं? इन लोग। इनके उच्चारण में होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? जोर से पलटकर कहां मारोगे आप? मूर्धा पर। किसको? जिह्वा को। इसलिए इन व्यंजन को क्या कहते हैं? ताड़न जात कहते हैं। सन 2005 में केंद्रीय निदेशालय ने, किसने? केंद्रीय निदेशालय ने इन्हें मूल वर्णों में शामिल कर लिया। तो जो पुराने टीचर हैं उन लोग 33 मूल वर्ण ही बताते हैं। आज के समय में कितने हो गए हैं? 35। कब से शामिल किया गया है? सन 2005 से। ठीक है, तो ये लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे।
केंद्रीय हिंदी निदेशालय लिखो, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने 2005 में इन्हें मूल व्यंजन में शामिल किया है। तो मूल व्यंजन की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 35। पहले 33 थी और अब कितनी हो गई? 35। देखो, ये मान लो हमारा क्या है, एक कोई वर्ण है, ठीक। यदि इसके ऊपर में यदि बिंदी लग जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनुस्वार। क्या कहते हैं? ये बाजू में बिंदी लगे तो क्या कहते हैं इसे? अनुनासिक। ठीक है। ये नीचे में बिंदु लग जाए तो इसे क्या कहते हैं? अभी देखिए हम लोग ताड़न जात। और ये सामने में यदि बिंदी लग जाए तो उसे क्या कहते हैं? नुक्ता। क्या कहते हैं? नुक्ता। क्या कहेंगे? नुक्ता। और इस नुक्ता का प्रयोग हम अरबी और फारसी जो आगत वर्ण है उनके लिए करते हैं। ठीक है। किसके लिए करेंगे? अरबी और ठीक है। तो देखो, एक राजा हुआ करते थे, राजा शिव प्रसाद। क्या नाम था? इन्हें सितारे हिंद की उपाधि मिल गई। किसकी उपाधि मिल गई? तो इनका कहना था कि फारसी लोग आए तो 6 क्या लेकर आए? आगत वर्ण लेकर आए। कौन कौन से? क, ख, ग, ब, ज और फ। ठीक है। और इनका प्रयोग अरबी और फारसी व्यंजन को पहचानने के लिए आप करते हैं। ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी केवल 3 ही आगत वर्ण लेते हैं, ख, ज और फ। ठीक है, याद रखना। तो एनसीईआरटी के अनुसार कितने हैं? 3। सीटेट में आता है ना। और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के अनुसार 6। ठीक है, तो ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। किसका? अनुस्वार। जैसे रंग बोले रंग, अभी पढ़ेंगे, अभी अयोग वाह है वह, है ना। अनुस्वर और अनुस्वार दोनों अलग है। ठीक है, ये अनुस्वार लिखना है यहां पे। ये अनुस्वार है, ऊपर जो प्रयुक्त होगा। नुक्ता आगे में लगता है, जैसे आप बोले जहाज, यहां पर ऐसे बिंदु लग जाएगा। देखे हो, कई बार दिखाई देता होगा, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो। जैसे गमला, गमला कहां का शब्द है? बाहर का। तो कैसे लगेगा वहां पर? तो ये आगत वर्ण नहीं, आगत व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आगत व्यंजन। के बाद एक आगत वर्ण भी आता है, आगत स्वर। क्या आता है? आगत स्वर। जैसे आ, आ के ऊपर में ऐसा
और इसका प्रयोग अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में लिखने के लिए किया जाता है। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर लिखे ऐसे लगा दिए, ठीक है। ये अनुनासिक स्वर नहीं है, ठीक है। अनुनासिक स्वर कहने का अर्थ ये चंद्र बिंदु नहीं है। इसको बोलते हैं हम लोग अनुनासिक स्वर। और इसके ऊपर में जो ऐसे ही लगेगा, जिसमें ऐसा वाला नहीं लगेगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अनुस्वार। क्या बोलेंगे उसको? अनुस्वार, ठीक है। ये अनुनासिक स्वर है, अभी देखेंगे कल हम इसको, ठीक है। ये आगत व्यंजन है हमारे 6, ठीक है। एनसीईआरटी 3 बोलता है और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो थे वह कितने बोलते हैं? 6। आपसे अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकेगा इसमें, ठीक है, अलग से क्वेश्चन पूछेंगे। अनुनासिक मतलब जहां पर नाक से ध्वनि निकले, और जैसे पंचमाक्षर जो होते हैं उन्हें भी अनुनासिक ही कहते हैं। जैसे अड़ा की जगह में हम लोग क्या बोलते हैं? अंगा। तो अंगा में क्या है? अनुनासिक है, नाक का प्रयोग होता है। अनुनासिक, नासिक जहां पर लिखा गया वहां पर आपके नाक से ध्वनि आएगी, ठीक है। इसे हम लोग नासिक के व्यंजन भी कहते हैं। किसको? जो लास्ट के जो 5 वाले जो अक्षर दिखते हैं ना, पंचमाक्षर, अड़ा, इया, अंगा, न और म, इसको हम लोग नासिक के व्यंजन भी कहते हैं।